Hello everyone, hello and welcome back to our channel. So this is going to be our second video on laws of motion chapter. Last video में हमने around 26 MCQs अपने करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 26. आज की वीडियो में हम आगे उन्हीं MCQs को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो टोटल 53 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 27 to 53 MCQs सारे करने वाले हैं. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? A hockey player is moving northward, suddenly turns westward with the same speed to avoid एन ओपोनेंट. मतलब अभी हॉकी प्लेयर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, सडनली उसने वेस्ट, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे याद रखना है? नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और वी से याद रखना है अगर कंफ्यूजन होता है कि वेस्ट कौन से डायरेक्शन है और ईस्ट कौन से डायरेक्शन है. तो सडनली वो वेस्टवर्ड टर्न हुआ टू अवॉइड एन ओपोनेंट विद द सेम स्पीड. कितनी फोर्स एक्ट कर रही है मुझको ये बताना है, ठीक है. तो इनिशियली हम यहाँ जाते हैं, मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका इस डायरेक्शन में था प्लेयर का, और फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, ठीक है. नेट फोर्स मुझे पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करेक्ट. तो अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लूं कि चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी. तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो क्या करो, फाइनल मोमेंटम इधर था, पी माइनस पी आई वेक्टर कौन सा होगा? नीचे की डायरेक्शन में माइनस पी आई. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर्स अगर ऐसे होंगे तो रिजल्टेंट कौन देगा? इन दोनों के बीच में कहीं पे रिजल्टेंट लाई कर रहा होगा. ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? बेसिकली इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है. तो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट. तो साउथ वेस्ट का देखो एक ही दो ऑप्शन है साउथ वेस्ट में, मसल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स. मसल फोर्स तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसने सेम स्पीड से टर्न किया, मतलब बॉडी ने कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, बट ग्राउंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. ग्राउंड में क्या है? जिस ग्राउंड पे प्लेयर भाग रहा है वहां पे फ्रिक्शन है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. नेक्स्ट, थ्री कॉन्करेंट प्लेनर फेसेस. अब कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से होते हैं? ऐसे फोर्स जो किसी एक पॉइंट में तीन अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं और उनका नेट फोर्स 0 हो, ठीक है. तो हमको बोला है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन के फोर्स एक्ट कर रहे हैं अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस. बॉडी इक्विलिब्रियम में क्या ये रख पाएंगे? अगर रख पाएंगे तो किस सिनारियो में? अब एक बात देखो, एक का 1 न्यूटन है, एक का 2 न्यूटन है, एक का 3 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, करेक्ट. यदि 2 और 1 न्यूटन वाला सेम डायरेक्शन में होते, मतलब मान लो मैंने कहा अगर ये सिनारियो होता तो ये 3 न्यूटन को बैलेंस कर सकते थे, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती. बट अगर 1 और 2 न्यूटन किसी भी अलग एंगल पे होंगे तो वो कभी भी 3 न्यूटन को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ये वाला सिनेरियो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बोला है सारे ही डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस, तो इसीलिए ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी. तो ऑप्शन डी विल बी माई आंसर. 29 में क्या बोला है? 3 ब्लॉक है, आपको ऐसे डायग्राम बना के दे रखा है. एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और मास कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं. कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, करेक्ट. अगर नेट एक्सीलरेशन 0 है यानी कि नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए. यदि नेट फोर्स 0 है यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स 0 होना चाहिए, करेक्ट. तो फोर्स भी 0 होना चाहिए. तो आपको किसी भी पार्टिकल पे पूछेंगे तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 2m? 0, ठीक है. तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन 0. 30th क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बॉल है 1 kg मास का, उसको हैंग कर रखा है इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम देखिए, और कभी भी ऐसे 3 फोर्सेस आपको दिखे तो हमेशा किसको याद करना है? लेमीज थ्योरम को, ठीक है. लेमीज थ्योरम क्या कहती थी कि इस टाइप से 3 फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, और ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, तो लेमीज थ्योरम क्या कहती थी? बेसिकली फोर्स और उसके ऑपोजिट का जो भी एंगल है उसका साइन. F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा किसके इक्वल होगा? F3 बाय साइन गामा के. तो जब भी ये कंडीशन, ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब ये इक्विलिब्रियम पे हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है. तो हमको यही बोला है यहाँ पे, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. आपको क्या बताना है? OA और OB में टेंशन बताना है. तो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. T1 के अपोजिट एंगल कौन सा है? 150. तो T1 बाय साइन 150 शुड बी इक्वल टू T2 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 120. तो T2 बाय साइन 120 एंड इधर नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन का वेट है, तो 10 बाय साइन 90. एक बार क्या करो, T1 बाय साइन 150 को 10 बाय साइन 90 से इक्वेट करो, दूसरी बार T2 वाले को इससे इक्वेट करो, तो T1 T2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी. T1 की वैल्यू जैसे क्या आएगी? 10 इंटू साइन 150 बाय साइन 90. साइन 150 की वैल्यू पुट करो, साइन 90 की वैल्यू पुट करो, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो ये ऑलमोस्ट, ये आपका क्या हो गया? 10 के बराबर ही हो गया, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 1.
तो T1 क्या हो जाएगा 10 इंटू साइन 150, साइन 150 की वैल्यू 1/2, तो T1 आ गया आपका 5 न्यूटन। सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा 10 इंटू साइन 120, साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो 5√3, तो कितना आया 5 और 5√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 31 क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोला है, एक स्ट्रेच स्ट्रक्चर दिख रहा है, ए बी जो सेक्शन है, ए बी से हमने फोर्स की है, कितना खींचा है, ए बी पे हमने फोर्स एक्सर्ट की है, कितनी फोर्स लग रही है, इधर नीचे के डायरेक्शन में 10 न्यूटन। ए बी को आपने पकड़ के ऐसे नीचे खींचा, तो स्ट्रेट वायर थी, ऐसे इमेजिन करो स्ट्रेट वायर थी, यहां से पकड़ के खींच दोगे तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, करेक्ट। अगेन क्या निकालना है हमको, टेंशन निकालनी है बी सी और बी एफ वाले सेगमेंट में। तो अभी एक क्वेश्चन हमने लेमिस थ्योरम से करा, दूसरा हम कंपोनेंट करके भी सेम चीज को कर सकते हैं। यदि आपको लेमिस थ्योरम याद ना हो तो क्या करो, इधर एक टेंशन ले लो, बीसी में ले लो T1, इधर एक टेंशन ले लो T2। डायरेक्ट लेमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं, ये 120 है, ये 120 है, ये एंगल भी 120 हो जाएगा, और डायरेक्टली आप T1 बाय साइन 120 इज इक्वल टू 10 बाय साइन 120, ऐसे करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो लेमिस थ्योरम यहाँ पे लगाना क्यों ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो तीनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जब आप लेमिस थ्योरम लगाओगे तो T1 बाय साइन 120, T2 बाय साइन 120 एंड 10 बाय साइन 120, तो क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गए, तो T1 T2 दोनों 10 के इक्वल होंगे, तो डायरेक्टली ऑप्शन सी दिख रहा है आंसर। बट अगर आपको इनकेस लेमिस थ्योरम ना पता हो तो क्या कर सकते हो, आप कंपोनेंट कर सकते हो। ये T1 था, ये T2 था, और ये T है, ये 10 न्यूटन है, ठीक है। ये यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल मान लो, ये 90 है, ये 90 है, पूरा एंगल 120 था, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, कंपोनेंट कर लो। अगेन ये 90 है, ये पूरा 120 था, ये 90, ये 30 है, तो ये 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया। क्या कर सकते हो, कंपोनेंट कर लो, साइन और कॉस कंपोनेंट कर लो, T1 T2 के 10 के साथ कैंसिल करो, कैंसिल आउट करो, सारे कंपोनेंट इक्वेट करो, तो वैल्यू मिल जाएगी T1 और T2 की। T1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस साइड में, एक इस साइड में, T2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये दोनों कंपोनेंट का सम 10 को बैलेंस करेगा, ठीक है। करके देख सकते हो, वैसे भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक 5 आपको ऐसे शो कर रखा है, तो पहले तो एफबीडी बनानी है, ठीक है, कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। टोटल मास कितना है 7, टोटल वेट कितना होगा नीचे के डायरेक्शन में 70 न्यूटन। इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की साइड n, करेक्ट। और नेट फोर्स भी हमारी ऊपर के डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स n-70 है, जो कि m इंटू a के इक्वल होगी। मास कितना है 7, तो जो कि 7a के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट, सही बात है। तो 7a कितना बोला है, और a की वैल्यू है 5, तो 7 5 35, तो n कितना हो गया 7 इंटू 5 35 प्लस 70 यानी कि 105। हमसे क्या पूछा था, फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg ब्लॉक ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर का, तो 105 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ब्लॉक हैं ए बी सी, ए का मास 4 kg, बी का मास 2 kg, सी का मास 1 kg। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस। कितना फोर्स एक्ट कर रहे हो, 14 न्यूटन फोर्स एक्ट करा रहे हो, कहां पर, 4 kg वाले ब्लॉक पे। कांटेक्ट फोर्स बतानी है बिटवीन ए एंड बी, मतलब यहां पर जो फोर्स काम कर रही है, ठीक है। तो देखो मुझे पहले तो टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का, टोटल फोर्स या टोटल एक्सेलरेशन कभी भी निकालना है किसी भी सिस्टम पे, तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसे निकलेगा, नेट फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है 14, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा 4 + 2 6 + 1 7, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 4 kg वाले ऑब्जेक्ट की अगर एफबीडी बनाओगे, तो 4 kg वाले ऑब्जेक्ट पे इस साइड तो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है 14 न्यूटन। कांटेक्ट फोर्स पूछा है, तो 4 वाला 2 वाले kg के ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बदले में 2 kg वाला 4 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं इसको सी बोल दूं कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स ऐसे काम कर रही है, और नेट एक्सेलरेशन कहां होगा, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितनी काम कर रही है 14 माइनस सी, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए 4 इंटू ए के। ए कितना निकाला 2, ठीक है, तो 4 2 = 8, तो कांटेक्ट फोर्स कितनी आ गई 14 माइनस 8 यानी कि 6। तो ऑप्शन बी विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 34 में क्या बोल रहे हैं, अब एफबीडी बनाने के लिए देखो एफबीडी के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर एफबीडी बनानी नहीं आती तो फिर काफी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा चैप्टर एफबीडी के ऊपर ही चलता है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, M1 M2 M3 तीन मास है, पुली लगा रखी है, मास पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि फ्रीली हैंग कर रहा है, बट क्या बोला है रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, मतलब टेबल पे क्या है फ्रिक्शन। क्या बोला है पुली फ्रिक्शनलेस है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है M1 का अगर सारे मासेस इक्वल हों तो, ठीक है। ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है। देखो पहले फोर्सेस बना लो, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। मान लो यहाँ पे टेंशन T है, मतलब T1 मान लेते हैं क्योंकि दो पार्ट्स है रॉड के, तो इधर भी टेंशन T1 होगी। यहाँ पर कैसे होगी टेंशन, इधर T2 M2 के लिए और इधर T2 M3 के लिए, करेक्ट। और इधर फोर्स कितना होगा, म्यू एम, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। पहले तो सिस्टम जाएगा कैसे, सिस्टम ये वाला ऑब्जेक्ट इधर आएगा ए एक्सेलरेशन से, ये पूरा चीज इधर की चक्री होगी ए एक्सेलरेशन से। फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो M3 पे फ्रिक्शन इस साइड एक्ट कर रहा है, M2 पे भी फ्रिक्शन इस साइड एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन हमेशा कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू एन से, नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा, तो इधर लग रहा होगा म्यू एम जी, इधर भी लग रहा होगा म्यू एम जी, करेक्ट। और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब हम अगर M1 वाले ऑब्जेक्ट का, मतलब फर्स्ट ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए, तो इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में mg, ठीक है। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma, करेक्ट। अब अगर सेकंड और थर्ड ब्लॉक को एक साथ कंसिडर कर लो, क्योंकि सेकंड के लिए बनाओगे थर्ड के लिए बनाओगे, तीन इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड को एक ही सिस्टम मान लो, तो एक सिस्टम पे टोटल एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, T1 माइनस 2 म्यू एम जी। T1 इस डायरेक्शन में, टोटल 2 म्यू एम जी पीछे की डायरेक्शन में जो अपोज कर रहा है, वो जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 2m इंटू ए के, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आई, दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो T1 से T1 कट गया, बचा क्या, mg माइनस 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू 3ma। आपको क्या निकालना था, आपको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है। तो a कितना आया, m से m काट दो सारी साइड, a कितना आया, g माइनस g कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 म्यू बाय 3, करेक्ट। यही आ रहा है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, 1 माइनस 2 म्यू बाय 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको क्या करना है, एफबीडी बनाकर चेक करना है, एफबीडी से ही सारे क्वेश्चन होंगे। आई होप ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, अदरवाइज कमेंट्स में बता देना, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो मासेस हैं, 1 kg 2 kg का पुली से लटका रखा है उनको। क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट बोथ मासेस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 kg इन 2 सेकंड। करना क्या है, पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो मास पुली सिस्टम में देखा जाएगा कहां सिस्टम, ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा क्योंकि वो भारी है, और ये वाला ऊपर। इधर टेंशन एक्ट कर रही है T, इधर भी टेंशन एक्ट कर रही है T। नीचे इसका वेट होगा 1g, नीचे इसका वेट होगा 2g, ठीक है। वैसे मास पुली सिस्टम के लिए डायरेक्ट जो हमारी डेरिवेशन है उससे हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है। आप एफबीडी बनाकर, इक्वेशन बनाकर भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज कर लूं मैं, m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू g, यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। m2 कितना है 2, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3 इंटू जी, तो 10 बाय 3, मतलब g बाय 3। तो g की जगह क्या लिख सकते हो, g की वैल्यू हो गई 10, तो 10 बाय 3 हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, करेक्ट, या g बाय 3 लिख लो। क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रेस्ट से स्टार्ट हुए थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम कितना बोला है 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है 10 बाय 3। तो अब आप डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। t कितना था 2, तो 2 2 4, तो 2 2 4, 2 इंटू 10 बाय 3 यानी कि 20 बाय 3 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ बॉक्स इज लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटिंग ट्रेन, बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट फोर्स कॉज द एक्सेलरेशन टू द बॉक्स। तो कौन सी फोर्स एक्सेलरेशन कराएगी बॉक्स का, ठीक है। यदि वो ऐसे कंपार्टमेंट में रखा है जो ऑलरेडी एक्सेलरेट हो रहा है, तो मुझे पता है फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि रफ होगा सरफेस, ऐसा तो है नहीं कंपार्टमेंट एकदम स्मूथ है, तो क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे काम कर रही होगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी, अब ये ध्यान देना जरूरी है कि फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन या फिर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। तो हमेशा याद रखना है, जब बॉक्स रेस्ट पे है रिलेटिव टू ट्रेन, ट्रेन आगे जाएगी तो बॉक्स पीछे जाएगा, बॉक्स पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, आगे की तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉक्स ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन रूफ ऑफ अ कार, बॉक्स वुड रिमेन स्टेशनरी अंटिल कार अटेन्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है आपको, रूफ और तो म्यू एस पता है, जी की वैल्यू दे रखी है, मास पता है 2 kg। मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर द बॉक्स टू रिमेन स्टेशनरी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है जिस तक जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रहे। अगर बॉक्स स्टेशनरी रहेगा यानी कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है m इंटू ए वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगी। ये बॉक्स रखा था, बॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स मतलब गाड़ी आगे भाग रही है तो एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। बॉक्स कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी, करेक्ट। m से m घटा a कितना होना चाहिए, म्यू इंटू जी के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी रखी है, v i कैप इन 2 सेकंड्स, टाइम कितना है 2 सेकंड्स। क्या बोला है, एज्यूम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड पूछी है कि कितनी लग रही होगी। ठीक है, मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो फाइनल वेलोसिटी पता है v i कैप। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 के अकॉर्डिंग v i कैप इज इक्वल टू u 0 है तो a इंटू 2, तो एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन कितना आया v बाई 2 आई कैप, करेक्ट। फोर्स कितना, फोर्स पूछा है, फोर्स कैसे निकालेंगे, m इंटू ए से, तो m v बाई 2 फोर्स एक्ट कर रहा होगा पहली बात तो, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आई कैप में, तो आई कैप कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, बेसिकली अगर गाड़ी आपको क्या बोला है, मूविंग अलोंग ईस्ट, तो गाड़ी अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से अपोजिंग फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो थोड़ा सा कम लग रहा होगा, करेक्ट। क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन जो मेरा फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार वो भी सेम डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि हमें प्लस साइन में मिल रहा है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो mv बाई 2 ईस्टवर्ड एंड इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास गिवन है, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, रेडियस गिवन है, स्पीड गिवन है, एंड इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब रेट गिवन है मतलब एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो मुझे पता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो कौन सी फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन गिवन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r, v गिवन है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो तो 5 इंटू 5 25 है, रेडियस कितना था 10, तो 2.5 आया रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी हो जाएगी, मास इनटू दिस एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सॉरी, रेट ऑफ इंक्रीज रेट गिवन है, स्पीड के इंक्रीज मतलब ये भी मीटर पर सेकंड में ही गिवन है एक्चुअली, तो 3 मीटर पर सेकंड मतलब 3 मीटर पर सेकंड से हर बार स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं है सॉरी। तो 2.5 इंटू मास 2 तो 5 हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 5 न्यूटन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 स्टोन है m और 2m मास के हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में घुमाए जा रहे हैं उनको, जो भारी वाला है मतलब 2m का रेडियस r/2 है और m वाले का रेडियस r है। हमसे क्या पूछा है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, n पूछा है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इक्वल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं, mv स्क्वायर बाय r से। तो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसके लिए लिखते हैं m इंटू nv, n टाइम्स है क्योंकि वेलोसिटी, nv का होल स्क्वायर बाय रेडियस कितना था उसका r, और हेवियर स्टोन में 2m मास, v स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी और r/2 उसका रेडियस था। इसको जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ कार सो इट विल नॉट मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। तो ये डायरेक्टली डेरिवेशन से आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सेफ टर्न के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, लेस देन रूट म्यू एम जी। ठीक है, सॉरी लेस देन रूट म्यू आर जी, तो लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होनी चाहिए। ये हमने अपने बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट एज वेल एज बैंकिंग ऑफ रोड वाली डेरिवेशन में देखा था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, 42 में बोला है यूनिफॉर्म स्पीड v गिवन है आपको, आपसे क्या रेडियस गिवन है, लेवल रोड पे आप जा रहे हो तो क्या याद करना है, मोशन ऑफ अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड, उसकी जो डेरिवेशन थी वहां से हमारे पास फॉर्मूला कितना आया था मैक्सिमम वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी, लेस
देन इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम आई थी इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ठीक है, हमसे पूछा है, हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, आर गिवन है, जी मुझे पता है 10। तो मुझसे पूछा है कि क्या पर्सन स्लिप होगा, तो क्या करो, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करो इन वैल्यूज के लिए। तो 5 इंटू 0.1, 0.5 इंटू 10 यानी कि 5। तो रूट 5 आ रही है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी रूट 5 होनी चाहिए, बट पर्सन किससे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा से चल रहा है तो फॉर श्योर स्लिप हो जाएगा। ठीक है, सो अ पर्सन विल स्लिप इफ वी मैक्स अगर रूट 5 आ रहा है तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5। तो और ये हम ऐसे लिखते हैं वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो स्लिप कब करेगा, अगर वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कुलर रेस ट्रैक गिवन है, रेडियस गिवन है, उसका बैंकिंग है। अब क्या ही करना है, बैंकिंग ऑफ अ रोड वाली डायरेक्टली डेरिवेशन याद करनी है, फाइनल फॉर्मूला लगाना है। क्या पूछा है, ऑप्टिमम स्पीड निकालनी है टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है, तो आपको वहां पे v का फॉर्मूला अगर याद होगा, v का फॉर्मूला क्या आया था, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट जी आर इंटू म्यू प्लस टैन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। थीटा गिवन है, म्यू गिवन है, आर गिवन है, सब कुछ गिवन है, जी मुझे पता है। ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड पूछी है पहले और फिर मैक्सिमम। ऑप्टिमम स्पीड कैसे निकलेगी, रूट जी आर टैन थीटा से, डेरिवेशन याद करो, और मैक्सिमम जो भी फॉर्मूला बताया उससे वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर निकालोगे तो ऑप्टिमम स्पीड आएगी 28.1 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम आएगी 38.1 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना आंसर। नेक्स्ट, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, रेडियस गिवन है, अगेन कांस्टेंट स्पीड गिवन है, सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कार बाय अ लाइट। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बैंकिंग वाला ही क्वेश्चन, बैंकिंग वाले टाइप का ही क्वेश्चन है कि आपने रूफ से एक बॉल लटका दी थीटा डिग्रीज के एंगल में। तो क्या पूछा है आपसे थीटा पूछा है, एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक। ठीक है, तो मान लो थीटा एंगल बन रहा है, तो वहां पर बैंकिंग ऑफ अ रोड वाली अगर मतलब अगर आप बेंडिंग साइक्लिस्ट में थीटा वाला जो बेंड होता था साइक्लिस्ट, वो वाली डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है। तो वहां से हमें पता था tan थीटा कितना आता था, वी स्क्वायर बाय आर जी। वी की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू पुट करो और उसका tan इनवर्स ले लो तो थीटा मिल जाएगा। तो थीटा यहाँ पे कितना आना चाहिए, 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास। इनर्शिया मास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, मास गिवन है, फोर्स गिवन है, तो फोर्स को अगर मास से आप डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम जीरो पे मतलब वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछा है, वो टाइम निकालो जब फाइनल वेलोसिटी से y एक्सिस में रह जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 हो जाए। तो x डायरेक्शन के लिए अगर मैं ऐसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v इज इक्वल्स टू ux क्या है 6 इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, प्लस a क्या है इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है, -3/5 बाई टी। ठीक है, तो प्लस 3/5 हो जाएगा इधर, 3/5 टी इज इक्वल्स टू 6, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, यानी कि 10 सेकंड पर ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या बोला है, इंपल्स गिवन है आपको, वेरिंग विद टाइम। क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है किसी भी चीज का, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो वो जो अब आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 रखोगे तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जब ये इंपल्स मिनिमम होगी उसी पॉइंट पर चेंज इन मोमेंटम भी मिनिमम होगा। तो क्या करना है, मिनिमम इंपल्स निकाल लो कि किस टाइम पे है, मिनिमम निकालने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन 0 इक्वेट करना है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, 40t माइनस 20। जब ये 0 के बराबर होगा जिस टाइम पे, यानी कि 20/40, इसका मतलब 1/2 सेकंड्स पर मिनिमम होना चाहिए इंपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच फोर्स इज डिसिपेटिव इन नेचर। डिसिपेटिव मतलब जिससे एनर्जी लॉस हो, तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो हमेशा डिसिपेटिव होगी नेचर में। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाकी सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लाइट वेट व्हीकल है और एक हैवी वेट व्हीकल है, दोनों को पार्क करा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक, ये तो सही बात है। इक्वल फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक एंड कार, नहीं, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन और सेम वेलोसिटी, करेक्ट। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द व्हीकल, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट में स्टेटमेंट चूज करनी है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये तो सही है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन काम करती है और मोशन को अपोज करती है। नेक्स्ट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट
ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमेशा म्यू एस एन से निकालते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, नहीं, कोफिशिएंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, अगेन हमसे पूछा है। पार्टिकल में बी एट रेस्ट, अगर फोर्स जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है, सही बात है। पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी सही बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन। पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन सर्कल, क्या ये हो सकता है, नहीं, तो ये मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों, सर्कल में मूव कर रहे हो तो मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होगा, कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही होगी, तो ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मैच द फॉलोइंग है, लास्ट के दो क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे। तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन ग्राफ याद करना है, ऐसे वाला ग्राफ था। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू स्टैटिक की होगी, उससे कम काइनेटिक की होती है, और सबसे छोटा कौन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, म्यू हाईएस्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन में मॉडरेट होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि सबसे कम है तो उसमें म्यू लोवेस्ट होना चाहिए। तो ए का मैचिंग हो गई पी से, बी की मैचिंग हो गई आर से, और सी की मैचिंग हो गई क्यू से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन द डायग्राम मैच, अगेन मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें अब क्या करना है, आपको एक्सेलरेशंस मैच करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एफडी बनानी पड़ेगी, हर ऑब्जेक्ट की इक्वेशन बनाकर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे, आंसर निकालोगे, तो मैचिंग आपकी इस अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ए मैच करेगा ऑप्शन आर से, बी मैच करेगा एस से, ये क्वेश्चन खुद से कैलकुलेट करना और आंसर क्रॉस चेक करना है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। डी मैच करेगा आपका एस से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, पी वाला, पी की मैचिंग किसी से नहीं हुई, मतलब 8 किसी की नहीं आएगी वैल्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन एक बार नोट भी कर सकते हो, मतलब पॉज करके वीडियो चेक कर सकते हो। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए मैचेस विद आर, बी विद एस, सी विद क्यू एंड डी विद अगेन एस। So this was all about this video. I hope this video is helpful in revising the content and practicing the questions. If you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.